बहुत बड़ी चुनौती अभी हमारे सामने आने वाली है, जिन पे हम चर्चा ही नहीं करते। हम तो बहुत छोटे से सेगमेंट पे चर्चा करके रह जाते हैं। समझते हैं और कैसे आगे लेके जाते हैं। और विचार कभी मरता नहीं है, विचार सनातन है, सत्य वो हमेशा उपस्थित होता है। हमारी स्मृति में है या नहीं है वही दूसरा विषय है। और शायद वहीं से मेरा मन किया कि मैं गवर्नमेंट जाके शिक्षा पर काम करूं। यहां जितने भी मेरे भाई उपस्थित हैं, शायद सब गांव से हैं, वर्तमान पीढ़ी से भी तो पिछली पीढ़ी से, कहीं न कहीं गांव से हम कनेक्ट। जब ये जो कंसेप्ट यहाँ पे रखा गया है और भाई अशोक जी ने जब मुझे आज से 10-15 दिन पहले इस विषय पे चर्चा की, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी रुचि का विषय हो गया है। और मुझे पता चला और बहुत सारे भाई लोग भी इस विषय पे काम कर रहे हैं और वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं जो वाकई में वंचित है, पीड़ित है। तो मेरी उत्सुकता बनी कि मैं निश्चित रूप से आपके शेयर करूंगा, आऊंगा और मैं देखना चाहूंगा। पूरे समय में रुकूंगा, मैं रुका हुआ हूँ शुरुआत से लेकर अंत तक। मैं चीजों को समझने की, देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता बहुत अच्छा बोले नहीं, बल्कि जो किया जा रहा है वो उन्होंने यहाँ प्रस्तुतिकरण उन्होंने दिया, श्यामवीर जी ने, डॉक्टर राजाराम जी ने। उनके विचारों में जो एक गहराई थी, जो गंभीरता थी, सुन रहे थे जब तो बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट था, तब ऐसा लगता है कि शायद वो चीजें अंदर तक उतर रही है। लेकिन यहाँ के बाद जब हम इस सदन से निकल जाएंगे और बाहर जब हमारी ओवापोह की जिंदगी में, कसमत की जिंदगी में हम पहुंचेंगे, तो उस विचार को लेकर कितना हम आगे बढ़ेंगे, ये भी एक चुनौती होती है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त से शुरुआत करूंगा। किसी भी समाज में या किसी भी समाज की प्रगति और विकास को अगर हमें देखना है तो समाज में हमें महिलाओं की स्थिति को सबसे पहले देखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस सदन में उस उपस्थिति के रूप में सुबह बिटिया यहाँ बैठी थी, अब उतने ही है। तब मैं मान के चलता हूँ आज का डिस्कशन, आज इसका उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। लेकिन ये उपयोगिता और उद्देश्य आपका तभी सार्थक है जब आप जो आधी आबादी, या मैं कहूंगा वो साक्षात ईश्वर, हमारा क्रिएशन कहां से हुआ? अगर हमारी मां नहीं होती तो क्या हम होते इस जमीन पर? इसलिए मैं कहता हूं वो साक्षात ईश्वर है। उस ईश्वर की स्थिति अपने घरों में क्या है? एक बहुत गंभीर विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूं और उसमें चर्चा का आपको यहां मेरे बातचीत में आपको मेरे अध्ययन या मेरी रिसर्च को आपको शेयर करने की कोशिश में करूंगा। मैंने पहले कहा कि मैं शिक्षक हूं, भाषण देना नहीं आता, बातचीत करता और वो बातचीत में आपसे या मेरे भाइयों के बीच में मैं कर रहा हूं। जो ज्ञान मैंने अध्ययन से, जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से, जो ज्ञान मैंने सुनने से और देखने से प्राप्त किया है, वो मैं आप सबसे साझा करता हूं। और वो ज्ञान कैसे आपके जीवन में, परिवार के जीवन में, सोसाइटी के जीवन में तब्दीली ला सकता है, वो विचार कैसे तब्दीली ला सकता है, वो मूर्तियां हमारे सामने यहाँ बैठी हमें प्रेरणा देती है। मैं जब बाबा साहब को पढ़ा और वो विचार मेरे यहाँ क्लिक किया, संयोग से मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूँ, तो मुझे कहा गया कि आप प्रशासनिक तैयारी करिए, आपको RSIS बनना है। पर जो वो किताब से जितनी गहरी मेरे दिमाग में काम कर गई, तो मैंने सोचा, या मैं जो मेरे साथी लोग थे जो बहुत सारी तैयारी कर रहे थे, मैं आगे उनका उल्लेख करूंगा जब अपनी बात रखूंगा। अकेला बन जाऊंगा, अच्छा जीवन जी लूंगा, मैं अपने साथ बच्चों को भी अच्छा पढ़ा लिखा दूंगा, क्या मैं समाज में तब्दीली या सोसाइटी में तब्दीली ला पाऊंगा? क्या मैं अपने आप को संतुष्ट कर पाऊंगा? एक अंतर्द्वंद से मैं गुजरा और उसी अंतर्द्वंद में एक मेरे सर थे प्रोफेसर PS वर्मा, उनको जाके मैंने अपने अंतर्द्वंद को साझा किया कि सर मैं गांव में जाके शिक्षा का काम करना चाहता हूँ और मैं ऐसे बच्चों को जो बहुत होनहार हैं, जिनकी बुद्धि
तीव्र है, लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन और वातावरण के अभाव में वो वही गांव में रह गए। मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ। यहाँ शायद मैं तैयारी करके अकेला अधिकारी बन जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारे बच्चों को मेरे जैसा बनाऊं। प्रोफेसर वर्मा का जो सेंटेंस मुझे आज भी याद है, कुलदीप अगर आपका विचार ऐसा है, यू गो अहेड, आप आगे बढ़िए, आपके पापा से मैं बात करूंगा। 1997 का वो दिन था, मैं अपने गांव पहुंचा, गांव में वो सफर शुरू किया। भाई अशोक जी ने तो शायद उस इंस्टीट्यूशन को देखा है, रोड पे चलते हुए, अंदर तो कभी नहीं आए। वो आइडिया था मेरा, जो आइडिया मुझे बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से मिला। कुछ नहीं था मेरे पास कि समाज में तब्दीली लानी है या व्यक्ति के जीवन में तब्दीली लानी है तो आप शिक्षा पे काम करें। मैं गया उसी विचार के साथ, कुछ नहीं था, और मैं 1997 से आज 2022 में आप लोगों के सामने मैं मेरे सफर की अगर चर्चा करूं, एकेडमिक डेवलपमेंट, वहां का जो फिजिकल डेवलपमेंट, अगर अपने पार्ट में मैं कहूं तो मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि वो जर्नी आर्थिक रूप से 20,000 रुपए से शुरू की गई थी। आज मेरे इंस्टीट्यूशन का टर्नओवर 4 से 5 करोड़ है। छोटे से 5 कमरों का टीन सेट से मैंने शुरू किया, और आज मेरे पास 1.5 से 2 लाख वर्ग फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया करौली, मेरे गांव पेड़ा बुजुर्ग में और महुआ में 5-7 इंस्टीट्यूशन चला। लेकिन फिर भी एक पीड़ा हमेशा मन में रहती है उस प्रगति के बाद भी, कि मैं जिस मोटो के साथ बन गया था वो कहीं ना कहीं मुझसे छूट रहा है। मैं वो चीज वहां नहीं दे पा रहा हूं जो एक्चुअल में जरूरत है। मेरी अपनी व्यावसायिक मजबूरियां होती हैं कई बार, जो मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहता हूं, जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको नहीं दे पाता हूं। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं विशेष रूप से हमारे जो एससी समुदाय है, उस एससी समुदाय में भी विशेष रूप से हमारा जो जाटव और वैरवा समुदाय है, वो बच्चियां जब मेरे यहाँ अध्ययन करने आती हैं, मैं कॉल करूंगा यहाँ 2 बेटियों की। पूजा वैरवा, जिसकी मदर की डेथ हो चुकी थी आज से 4 साल पहले, जगरोटी वुमेन्स कॉलेज, जिस परिक्षेत्र से मैं आता हूँ, कल्चरल रूप से जगरोटी एरिया कहलाता है, टोडा भी, महुआ, आपका कुछ भूसावर की एरिया जगरोटी कहलाता है। उसी नाम से मैंने वुमेन्स कॉलेज वहां स्टार्ट किया। उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, फादर अंधे थे। डिस्ट्रिक्ट में 30 नंबर की टॉपर थी वो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, वो पढ़ नहीं पा रहे थे। संयोग से वो मेरे पास आई, वहां मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब ये बच्ची ऐसी है, आप इसकी क्या मदद कर सकते हो। वो मेरे पास आई, बहुत दुबली पतली सी, आज भी उसकी तस्वीर मेरी आंखों में होती है कि सर पढ़ना चाहती हूँ। मैं कहा बेटा आप पढ़ो। मुझे पहली खुशी तो ये है कि अगर मैं उस चीज को महसूस करूं, उसके वातावरण को, जिसकी मदर नहीं है, फादर उसके अंधे हैं, असहाय, वो किन परिस्थितियों में बेटी पढ़ी होगी, उसकी क्या चुनौतियां होंगी इसके घर में खाना बनाने से, घर के काम को लेकर आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, और उसने इतना श्रेष्ठ परिणाम दिया। मैं आप करोगे, वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ी, मैं जितनी मदद कर सकता वो चीजें मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। वो मेरा एक भाव है इन बच्चों के लिए। ग्रेजुएशन किया मेरी वही इंस्टीट्यूशन से, उसने बीएड किया। मेरी इच्छा ये थी, जितना मैंने उसके एकेडमिक उसको देखा, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मेरे यहाँ भी वो टॉपर रही, ग्रेजुएशन में वो बच्ची टॉपर रही। लेकिन हमारी सामाजिक विडंबना ये है, मैंने उसको कहा बेटा तुझे पहली बात तो ये पीजी करना है, रिसर्च करना है, तो हायर एजुकेशन में जा, वहां तेरा शायद बहुत सारा विजडम बनेगा, कुछ लोगों से तेरी मुलाकात होगी तो तुझे शायद प्रशासनिक सेवा की दिशा तय होगी। लेकिन वहां की मजबूरी परिस्थितियां जैसी है, उसकी शादी हो गई और अब वो शायद अपने टीचर की तैयारी कर रही। तब हमें जरूरत होती है इस पीबीएस सिस्टम की, पे बैक टू सोसाइटी। आपका अनुभव क्या है वो आपके साथ है, मेरा अनुभव क्या है वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। हालांकि मैं अपने विचारों में, व्यक्तित्व कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है पे बैक टू सोसाइटी, शिक्षित, सक्षम और सेवा, मतलब यही होता है। शिक्षित, सक्षम
और सेवार्थी की जगह इसको दूसरा कह लो आप, स्वार्थी। हम शिक्षित हुए और हम सक्षम हुए, क्या हम सेवार्थी हैं या हम स्वार्थी हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप के लिए। मंथन करिए, जो चिंतन छोड़ के गए हमारे महापुरुष, हम उस चिंतन के साथ अपने आप को कितना कनेक्ट करते हैं। और वहीं से शायद ये आपकी जो ज्योतिबाई सावित्री पाठशाला शुरू होती है। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस कंसेप्ट को शुरू किया। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, ऐसे विचारशील और ऐसे युवाओं का जो इस विषय पर निरंतर काम कर रहे हैं। मैं इसी पर चर्चा करूंगा सीधी सीधी आपसे, या मैं ऐड करना चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा मैं कि इस पे बैक टू सोसाइटी सिस्टम को हम और कैसे साउंड बना सकते हैं, वो विचार मैं आपसे साझा कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आज हमें अर्थ की बहुत जरूरत है, और किसी व्यक्ति के पास जाके मदद के लिए आपके पास जाना, अगर आपने समाज सेवा की भावना सीधा सा मतलब आप बोल लो, आपने अपने जो गांव में बबूल नहीं होता, बबूल भी देसी बबूल, उसके कांटों पे चलने की तैयारी कर ली आपने, उसके पैर की जूती आपने सर पे खाने की तैयारी कर ली है। अगर ये भाव आपके अंदर है तो समाज सेवा करिए, नहीं तो अपने घर में मस्त रहिए। आपको फूल बरसाने नहीं आएगा कोई भी। अगर आप उनको पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे किसी ने फूल नहीं बरसाया। आज अगर भगवान के रूप में हम इनको पूज रहे हैं तो वो नहीं है इसलिए पूज रहे हैं। आप जिंदा हो तो भगवान नहीं पूजे जाओगे, आपकी मृत्यु के बाद ही आपको भगवान की तरह पूजा जाए। अगर ऐसा आपका विचार है तो आप आइए समाज सेवा में आगे बढ़िए। एक शानदार कंसेप्ट को सर आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो मैं काम कर रहा हूं, तो कैसे चीजें आगे होती हैं जब हम शिक्षित और सक्षम होते हैं, और शिक्षा ही हमको सबसे सशक्त बनाती है। हम इतने सारे विचारों को यहाँ आपकी स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, शिक्षित और सक्षम, आप चाहे सर्विस कर लें टॉप टू बॉटम, मैं चाहे चपरासी हूं, चाहे मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूं, मैं चाहे सड़क पे अमेरिका का मजदूर हूं, चाहे मैं किसी बनिए की दुकान पे बोरियत हो रहा हूं, आई मीन मैं कमा रहा हूं। 20 साल के हम होते हैं, कमाने लग जाते हैं, हम सरकारी उसको सिस्टम को उठा के देख लेते हैं या ले लेते हैं, हम 60 साल पर रिटायर हो जाते हैं। यानी कि हमने जो शैक्षिक योगदान का जो एक उम्र का पड़ाव चुना है वो है 20 से और 60। ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें पर डे 1 रुपया रोज हमारी सोसाइटी के लिए शिक्षा का दान करना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि एप्रिसिएशन तालियों के थ्रू नहीं, आपकी मानसिकता के थ्रू आपके दिल में उतरना चाहिए। आप कितने सक्षम हैं? 30 दिन के लिए आप 30 रुपए दीजिए। आप साल भर के लिए सक्षम है, आप 365 रुपए दीजिए। आप 2 साल के लिए सक्षम है, आप दोगुनी राशि कर दीजिए। आप 5 साल के लिए सक्षम है, आप जोड़ लीजिए। और अगर हम इस 1 रुपये को 20 से लेके और 60 वर्ष की आयु यानी 40 साल होते हैं, इस 1 रुपये को अगर 40 साल से 1 रुपये को रोज हम जोड़ते हैं तो कुल राशि होती है 14,600। चामरी जी गौर फरमाए, मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं पूरे सदन से बैठते निवेदन करूंगा, 14,600 रुपये होती है। बहुत सारे भाई जिनका भाव उमड़ता है या जो इस विषय को समझते हैं, वो शायद उनके मन में आएगा नहीं मैं तो यार अगर ऐसा कोई मूवमेंट चलेगा तो मैं तो 51 दूंगा, मैं 1 लाख दूंगा। या कोई भाई बिजनेस कर रहा होगा हमारा, वो कहेगा नहीं मैं तो और ज्यादा दूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको नहीं लेना है, आप एक डेडलाइन तय कर दीजिए। शिक्षा दान के रूप में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये लेना है और उसका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो योगदान है वो इतना रहेगा। ये इसका एक ढांचा मैंने आपको बताया योगदान का। अब इसको बात आती है इंप्लीमेंट करने की। आप इसको इंप्लीमेंट अपने गांव में कर सकते हो। आपके गांव में कई 500 की जनसंख्या की वो है घर है, तो आबादी निश्चित रूप से वहां 3,000 या 4,000 हो सकती है।
आप ऐसे साथियों को वहां 2000 लोगों को भी रोज अगर इस बात के लिए सहमत कर ले तो इसका मतलब उस गांव के पास 2000 रुपए की रोज शिक्षा के लिए फंड हो गया एक दिन का। अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिविटी पे। दिन भर में हमारा युवा या हम लोग खुद आप अपने लोगों का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये इकोनॉमी का अलग सेगमेंट हो जाएगा, मैं विषयांतर हो जाऊंगा चीज से अगर मैं इस पर चर्चा करूंगा। पैसा आपके पास है, क्या हमारे पास सामाजिक सरोकारों की समझ उतनी गहरी है या समय के साथ चलने की गहरी समझ उतनी है कि हमारे पास जो पैसा है हम उसको कैसे मोबिलाइज करते हैं, प्रोडक्टिविटी में मोबिलाइज करते हैं या अनप्रोडक्टिविटी में। जो बहुत सारी चर्चाएं यहाँ हो रही थी, जो अभी एक ग्राफ के रूप से उन्होंने समझाया उस चीज को कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर अपन उस पैसे को प्रोडक्टिविटी में लगाते हैं वो चैनलाइज हो रहा है, आपकी सोसाइटी को आपको वापस मिल रहा है। अगर वो गांव में आपकी शिक्षा ज्योति, नाम आप जो भी रख सकते हैं सुविधा के अनुसार, जैसा मुझे बहुत अच्छा लगा सावित्रीबाई फुले शिक्षा ज्योति पाठशाला आप कर सकते हैं। एक दिन की जब मैं 2000 की बात कर रहा हूं तो 2000 रुपए महीने भर का, 60,000 रुपए और साल भर का 7,20,000। आपके गांव के पास 1 रुपए से कितना बड़ा कोर्स बन गया कि उस आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 365 रुपए। आप एनालिसिस करना, आपके गांव के युवा साथी को नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो शायद 100 और 200 रुपए तो एक दिन में ऐसी चीजों पे खर्च कर देता होगा जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं सिर्फ 1 रुपए की बात कर रहा हूं पर डे। और अनप्रोडक्टिविटी की अगर हम उस इनकम के अनप्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो 100-200 रुपए खर्च कर रहा है। हमें उस विचार को इतना मजबूत करने की जरूरत है, उस विचार को उनके साथ साझा करने। और मेरा एक अनुभव और कहता है कि अगर हम इस मिशन को चलाते हैं तो इस मिशन में आपको हमारे, जो मैं कह रहा हूं ना आपसे, हम आधे हैं अभी, आधा हिस्सा हमारे घरों में बैठा है, वो आपको ज्यादा योगदान देंगे। हमारी बेटियों को जो हम अभी शैक्षिक अवसर दे रहे हैं पढ़ने का, वो उसका ज्यादा सदुपयोग कर रही है, ज्यादा रिजल्ट लेके आ रही है, उस तबके का आपको ज्यादा सहयोग मिलेगा। और अब आप तय कर लीजिए, जब आपके गांव के पास एक आपके पास फंड है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको, 1 साल का अगर 7-20 लाख रुपए आपके पास है, मेरे गांव में या मेरे समाज में जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, पिक करिए उनको, उन बच्चों की रुचि, उनकी क्षमताएं, उनकी तीव्रता को, कि किस सेगमेंट में वो बच्चा जाना चाहता है। इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, लॉ में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर में जाना चाहता है। काउंसलिंग करिए, नंबर 1 छांटिए और मार्गदर्शन के साथ साथ उनको उस शिक्षा ज्योति से प्रमोट करिए। क्योंकि हमारे परिवारों में हर आदमी सक्षम नहीं होता, बच्चा बहुत तीव्र है उसका, लेकिन उसकी आर्थिक परेशानी की वजह से वो बच्चा जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है। आप उसको कहिए कि आप जाइए बेटा, आपको जो बनना है 2-5 साल आप बन के आइए। गांव में आपको तभी आना है जब आप जो यहाँ से लेके जा रहे हो, मुझे IAS बन के आना है, या मुझे डॉक्टर बन के आना है, या मुझे इंजीनियर बन के आना है, या मुझे लॉ ग्रेजुएट बन के आना है। वो जो स्टूडेंट्स आपके इस मिशन के थ्रू बनेगा, एक पूरा मेरे पास ब्रोशर है, मैं आपको उसको उपलब्ध कराऊंगा, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम उसको जो अनुदान दे रहे हैं वो वापस आएगा, किस रूप में आएगा वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वो बच्चा जैसे ही सक्षम होगा, सर्विस लग जाएगा, जो भी गांव की शिक्षा ज्योति ने उसकी मदद की है वो अपनी फर्स्ट सैलरी से पे करेगा वापस उस शिक्षा ज्योति को, जितनी भी आपने मदद की, 1, 2, 5, 10। 2 चीजें हो गई है इससे। आपने हर साल आपके गांव में 7-20 लाख रुपए फंड इकट्ठा हुआ, आपने 3 या 5 बच्चों को चुना, ये बच्चे हमारे इंजीनियर बनेंगे, ये हमारे 2 उसमें से मेडिकल में जाएंगे। फिर अगले साल चुना, फंड आपके पास उतना ही, और वो बच्चे वापस आएंगे। एक तरीके से आपके पास शिक्षा का समुद्र होगा, मतलब आर्थिक रूप से समुद्र होगा आपका, जो कभी खत्म नहीं होगा।
वो जो बन के आएंगे वो वापस पे करेंगे और आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट अगर आपने लागू कर दिया अपने गांव के अंदर तो आपको 5 साल बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चे उस कंसेप्ट के थ्रू बन के निकलेंगे, आपसे पता नहीं कितना गुना सोसाइटी को पे करेगा, क्योंकि उस आइडिया के साथ जीने, उस विचार ने उनको इतना सक्षम और संबल बना दिया है कि वो स्वार्थी नहीं होंगे शायद आपकी मेरी तरह, वो सेवार्थी होंगे और आप मिरेकल चेंजेस ला सकते हो सोसाइटी में। इसलिए मुझे पता नहीं है डॉक्टर राजाराम की कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर सोशियोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं, समाजों के विकास का अध्ययन करते हैं, तो वहां चीज हमें ये मिलती है। सर छोटू राम अभी चर्चा हुई थी, अशोक जी से हम नीचे आ रहे थे, वो कहते थे किसानों अपने दुश्मन को पहचानो। कौन है दुश्मन? सामने खड़े वाला आदमी दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारी खुद के अंदर बैठने का शिक्षा। उस अशिक्षा से आपको लड़ना है, जिससे हम लोग इकट्ठा होकर उस अशिक्षा से लड़ना हम जिस दिन शुरू कर देंगे। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो 4 समाज से, मैं अभी फैक्ट दूंगा। दूसरा समुदाय जो आता है जैन समुदाय आता है, आप लोगों की जानकारी है नहीं, आप लोगों के साथ क्योंकि आप सर्विस करते हो, मुझे जैसा बताया गया कि हम सब लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से यहाँ सबसे ज्यादा उपस्थित और सभी स्टेट से है, दिल्ली से, एमपी से, महाराष्ट्र से। मुझे बेहद खुशी है, मैं बाहर से आए लोगों का, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो आपका अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। तो छोटा सा समुदाय राजस्थान या भारतवर्ष का, देश की पूरी जो रिसोर्सेज हैं उसका 30% हिस्सा उनके हाथ में है। क्यों? अभी मेरे से पूर्ववर्ती साथी यहाँ चर्चा कर रहे थे 21 से 31 के सेंसस के बारे में। मैंने पढ़ा है उसको, इसलिए पढ़ा है मेरा रिसर्च का टॉपिक था। मैंने 21 और 31 के सेंसस को पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है, वहां से ये डेटा निकल के आते हैं। आप और हमारे पूर्वज उस वक्त पशुपालन का काम करते थे या मजदूरी करते थे या जीवन जीते थे, लेकिन वो समुदाय उस वक्त भी शिक्षा से अपना जीवन यापन कर रहा था। आप उठा के देख लीजिए उस वक्त जागीरदार रजवाड़ों को, आपको जो वहां दीवान और जागो मिलेंगे वो जैन समुदाय से या कायस्थ समुदाय से मिलेंगे। अगर वो 150 और 100 साल पहले अगर शिक्षा पे काम कर रहे थे तो आज वो तो स्ट्रॉन्ग है, उनकी उपस्थिति कितनी थी। तो उन्होंने जो चीजें हासिल की हैं वो राजनीतिक पावर से नहीं की। मेरा अपना जो अध्ययन का अनुभव वो ये कहता है, हमारे लोग उबालते में है हम राजनीतिक सत्ता के थ्रू चीजों को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो ऐसे आज की तिथि में मेरा अध्ययन के आधार पर बहुत बड़ी चुनौती अभी हमारे सामने आने वाली है, जिन पे हम चर्चा ही नहीं करते। हम तो बहुत छोटे से सेगमेंट पे चर्चा करके रह जाते हैं। मैं इस विषय पे चूंकि पे बैक टू सोसाइटी का जो मैंने शिक्षा का आपको ये कंसेप्ट चर्चा यहाँ किया है, मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ। एक एसोसिएशन बनी हुई है राजस्थान में, गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के नाम से। संयोग से मुझे जब जुड़ने का मौका मिला अभी 3-4 साल पहले, तो उस विषय में मैंने इसको शामिल किया। और ये विचार कहाँ से आया, लंबा हो जाएगा, शायद आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। महापुरुषों से ही आया ये विचार भी। मैं विवेकानंद को पढ़ रहा था, वहां कैसे आया मैं सुना हुआ इसके किसी को भी, आपको हमारी एक्चुअल में स्थिति क्या थी। तो विवेकानंद जब 1890-91 के आसपास की बात है, देशाटन साउथ में गए हुए थे। 90-91 केरल में कहीं वो थे, मुझे सुनाया गया, बताया गया किसी, और आरएसएस के व्यक्ति ने बताया मुझे। किसी गांव में वो होकर निकल रहे थे अपने साथियों के साथ। उस समय भी शायद यही था, 3 से 4 था। ऐसे लोगों की बात है जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो कैसे वक्त किसी चीज को कैसे कनेक्ट करता है। उस बाजार में भगदड़ मच जाती है, सब लोग दुकानें शटर बंद करते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं। स्वामी जी अपने साथियों के साथ स्वामी जी का हाथ पकड़ के कोई ऊंचे से चौबूतरे पे उनको चढ़ा रहे। 2-3 मिनट बाद हर कोई त्रस्त आया आदमी जो बिल्कुल कमजोर सा लठिया के साथ उस बाजार में निकलता है। उसके 2-3 मिनट बाद वो कोई उस वक्त मसन पानी की चला करती थी, पूरे बाजार में पानी छिड़का जाता है, बाजार खुलता है, वापस चैन होती है। स्वामी जी शाम को जब अपने साथियों की चर्चा कर रहे हो तो उनको पूछा
स्वामी जी ने कि कौन था, क्या था। उनको बताया गया स्वामी जी कोई ओझवा जाती है जो वाल्मीकि या ऐसी समुदाय से ये आती है, ऐसी मान्यता है इनकी छाया भी अगर पड़ जाती है तो उस दिन आपके पूरे दिन से हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हो उस वक्त को जी के महसूस करके क्या हाल होगा अपन लोगों के पूर्वजों का। उनको बहुत पीड़ा होती है। मानवता के साथ इससे बड़ा कलंक या दुर्व्यवहार कोई और नहीं हो सकता। वो खड़े होते उस ओझवा समाज की बस्ती में जाते हैं, वहां के युवाओं को इकट्ठा करते हैं, 5 दिन वहां रुकते हैं और 5 दिन में वहां के युवाओं को शिक्षा पर चर्चा करके आते हैं। और मुझे जो बताया गया उन्होंने ये कहा आज ये स्थिति ये है केरल के उस ओझवा समुदाय की कि उनके पास इतनी बेहतर शिक्षण संस्थाएं हैं कि जो वहां की श्रेष्ठ जाति अपने आप को कहती बताई नम्र पार, उनको भी वहां पर लाइन लगा के प्रवेश नहीं मिलता है। ये होता है सामाजिक बदलाव शिक्षा के लिए। राजस्थान में इस वक्त 73 के आसपास विश्वविद्यालय है, 26-27 गवर्नमेंट है और बाकी प्राइवेट है। एक भी नहीं है एससी समुदाय का, एक भी नहीं ओबीसी समुदाय का। हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ छोटी सी नौकरियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनमें ही अपनी ऊर्जा अपना समय अजाया कर रहे हैं। आगे जो सिस्टम को चलाने वाली चीजें हैं वो तो हमसे बहुत दूर है, वहां तक हमें पहुंचने सोचने ही नहीं दिया जा रहा है। मानव समाज का अध्ययन करते हैं तो ये 3 स्टेज मिलती है। सोसाइटी गवर्न बाय मसल्स पावर, वो दौर खत्म हो गया। सोसाइटी गवर्न बाय मनी पावर, वो दौर भी खत्म हो गया। अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर है सोसाइटी गवर्न बाय नॉलेज बाय एजुकेशन। उस सेगमेंट पर आपका कितना फोकस है, कितना इन्वेस्टमेंट है, वही व्यक्ति या वही समाज आगे जाए। और ऐसे कैसे वर्तमान मानव समाज की भी हमारी सिस्टम की 3 स्थितियां हैं। पहली स्टेज पॉलिसी मेकर, जहां आपके मंत्रिपरिषद और आपकी ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। और दूसरी जो स्टेज आती है वो एग्जीक्यूशन। शायद हम सब इंजीनियर से, हमारा काम सिर्फ एग्जीक्यूशन का, पॉलिसी बनाने का, आप आगे जाके नहीं। और तीसरी स्टेज जो आती है वो फिर आप एग्जीक्यूशन करते हो, आपके नीचे कौन लोग काम करते हैं वो आपको पता है। हमारी सोसाइटी तीनों स्टेजों में कहां खड़ी है? अध्ययन करिए, थोड़ा सोचिए, चिंतन करिए। अब हम फाइट किस चीज के लिए कर रहे हैं? मेरा अपना अनुभव जो कहता है मास का, मैं अपने गांव में रहता हूं, आज से 20 साल पहले गांव में चला, और जब मैं वहां देखता हूं जाटव समुदाय को मिलेगा, उन युवाओं को बुलाता हूं, उनसे चर्चा करता हूं, बहुत चेंज लाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। लेकिन जो हमारे जीवन की विडंबना कहें इसको, हम समझ नहीं पाते कि वो एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में जो ऊर्जाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का योगदान होता है, जब हम जीते हैं उसको मनोवैज्ञानिक या मानस ऊर्जा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, उसका भूमिका 50 से 60% होती है। ये देखने, सुनने, अध्ययन करने से करती है। हम इसको मिटा नहीं सकते, जिसको हम सामाजिक बुराई भी कह सकते हैं, किसी भी रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन शिक्षा एक ऐसा विषय है कि अगर आपने किसी चीज को सकारात्मकता के साथ अध्ययन कर लिया तो आप उन चीजों को मिरेकल के रूप में चेंज कर सकते हो, छोड़ सकते हो। हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में? हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे बना सकते हैं उस दौर में जाने के लिए जो आपकी मेरी पीड़ा है, जो शोषण है अभी भी जारी है, उसका सिर्फ स्वरूप बदला है। उनको आगे लेके हम उनको क्या लेके जा सकते हैं, क्या हमें देना चाहिए? आज की गोष्ठी की सार्थकता इसी में है। अगर हम सिर्फ परिचर्चा करके, भोजन करके और यहां से निकल जाएंगे तो इसका उद्देश्य और इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह होगा। जिन साथियों ने इस आयोजन को शानदार रखा है, हम आपस में संवाद कर रहे हैं, इसकी उद्देश्य और उपयोगिता तभी है जब हम उन विषयों पर जाके चिंतन करें, बल्कि काम करें। मैं एक बात के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं कि इस 1 रुपीज एजुकेशन डोनेशन कंसेप्ट पे आप लोग काम करना चाहते हैं, मैं अपना समय दान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।
आप मुझे कह देना साहब गांव में रुकना है, 5 दिन रुकना है, मैं वहीं रुकूंगा, वहीं जिस घर में रुकूंगे वहीं खाना खाऊंगा, वही खाऊंगा। ये संयोग की बात है। आप बहुत सारे लोग जो राजस्थान से हैं जो जानते होंगे स्वर्गीय हरि सिंह की महुआ साहब को, 5 बार MLA रहे, चीफ रहे। उनका जो बचपन था वो कहते भी थे कई बार इसको, हमारे वहां अभी भी जिंदा है रेवती बाबा, जो हमारे घर में पारिवारिक रूप से काम करते थे। उन्होंने उनको खिलाया, उन्होंने उनको बड़ा किया, उनके हाथ से वो खाना खाते थे। और संयोग की बात है उनके साथ वो पढ़े थे भाई गरीबा, वो आज भी जिंदा है, 90 की उनकी उम्र है। उन्होंने मुझे खिलाया, मुझे पढ़ाया। तो उनको हमारे घरों में ऐसा आना जाना था, जो ये विषमता है ना जातियों की, खाने पीने की, ऊंच नीच की, मेरे को तो बचपन से ही नहीं मिली। हम जब जाते थे तो गरीब भाई साहब खाना खाते थे। शायद गांव के दूसरे लोगों को पता चलता तो बड़ा अलग तरीके से सोचते। हम जब घर आके, मैं तो आके कहता मेरी मम्मी को, गरीब भैया कि मम्मी ने पराठे बनाए, मैं आज पराठे खाते, तो उनको अच्छा लगता। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो इतना सके। ये चीजें आज भी गांव में खत्म नहीं हुई है। ये इसलिए खत्म नहीं हुई है कि आप गांव में जाके देखिए, आपको एक समुदाय का अलग ही मोहल्ला मिलेगा। गुजर है तो अलग रह रहे, जाटर है तो अलग रह रहे। तो विषमता अभी हमारी दिमाग से नहीं निकली है साथी। हम थोड़े से शिक्षित और सक्षम हो गए हैं, उसके साथ हम स्वार्थी भी हो गए। ये पीड़ा आपकी भी है, ये पीड़ा मेरी भी है। आप इस विषय पर हमें कैसे काम करना है, मेरे भाई मैं नाम नहीं जानता लेकिन आपको धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही। रविंद्र आर्य जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। इसलिए मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ ना, ये भी जी रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैं जो संवाद कर रहा हूँ मैं बातचीत कर रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों के बीच में रोज यही बातचीत करता हूँ। कई बार बच्चे, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो सर आप आ जाइए, आज हमारी क्लास ले लीजिए, वो एक शांतर हो जाऊंगा मैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। इतने ही हो गया नहीं सर, आपकी जो बातें हैं ना, जो पता नहीं क्यों इतना प्रभाव छोड़ती हैं, ऐसा लगता है कि ये सच के ज्यादा करीब है। तो मुझे लगता है, मैं अपनी दिनचर्या में भी चिंतन करता हूँ कि मैं अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने कर्म से जितना सत्य को साथ लेके चल सकूं उतना करता हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ा है, ये लोग सत्य को साथ लेके चले, ये जिए। एक मेरे साथी थे, मैं नाम शेयर कर रहा हूँ, भिवाड़ी के पास के, अभी 2 साल पहले कॉलेज में कोई फंक्शन था, उसमें आना हुआ, मानवर काशीराम जी का, उन्होंने उसमें उल्लेख किया। बाद में चाय पीने मेरे साथ ऑफिस में बैठ के कहने लगे, भाई साहब बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं। ये जो व्यक्तित्व सिर्फ हम इनको एक राजनीतिक उसके रूप में जानते हैं, इनका समर्पण क्या था वो तो हमें पता ही नहीं है। ये ऐसे ही नहीं बने, क्या विशेषता थी ऐसी, मैं उनको पूछने लगा। इतना तो मैं जानता हूँ, वो दलित चिंतक थे और जो समाज का शोषित और उपेक्षित वर्ग है उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन तो वो किया, वो अलग है। कि मैं पास में रहता था नोएडा में, और वहीं भी पास में काशीराम जी का मकान था, मैं वहां से रोज निकलता था। मैंने देखा कुछ दिनों बाद के जो बंडी और जो अंडरवियर सूट रहा था उसमें छेद हो गए थे। निकलना हुआ रोज ऐसे, फिर मैं एक दिन अंदर गया, उसे मिला, मैं बाहर आ गया। मैंने अपने उस साथी से मैंने पूछा, यार ये इतने बड़े पॉलिटिशियन है और ये अंडरवियर और बंडी तो बची हुई है, उन्होंने मुझे क्या बात बताई, वो मैं आपसे साझा करो। उन्होंने कहा कि ये अपने पैसे से खरीद के नहीं पहनते, इनका कोई कार्यकर्ता इनको जिस दिन बना के दे जाएगा तभी ये पहनेंगे, चाहे ये कितनी फट जाए, कितना ही बड़ा छेद हो जाए। ऐसे समर्पित व्यक्ति जिन्होंने सोसाइटी में इतना काम किया, अगर कोई आदमी, बहुत सारे लोग उनको अलग नजरिए से देखते हैं, वो उनका विचार हो सकता है, मेरा बस नहीं चलता है तो मैं तो वहां उठ के आ जाता है, वो उस थॉट के साथ वो रहे। आप किसी व्यक्ति या उसके व्यक्तित्व और कर्तव्य के बारे में जब तक समझ नहीं लेते, जान नहीं लेते, पढ़ नहीं लेते, आपको कोई हक नहीं है उनके शब्द में, उनके मुखालफत में बोलने का। मुझे बेहद खुशी है कि हम ऐसे व्यक्तित्व और कर्तव्य के साथ यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं। समाज और समाज की आने वाली पीढ़ी को, नस्लों को हम कैसे बेहतर वातावरण हम यहाँ दे सकते हैं। बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं। मेरी बात को आपने बहुत ध्यान से सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो
शिक्षा की ज्योति है, जो ये पाठशाला है जो चल रही है, उसको हम एक स्थायी स्वरूप देते हुए और राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में कहीं हमारी इन कम्युनिटियों के उच्च शिक्षण संस्था मल्टीफेरियस इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप कर पाए। आप आज के लिए नहीं, आप कल के लिए नहीं, आप हो सकता है 2 और 3 और 4 पीढ़ियों के लिए काम करके जा रहे हो, क्योंकि समय के साथ उनमें आपके और मेरे जैसे लोग योगदान देने वाले आएंगे, वो उनको समय के साथ बदलेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे और वो आपकी सोसाइटी को देंगे। अभी जो आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है, जितने भी उद्योगपति हैं सब यूनिवर्सिटियां ले आए, जिनको नौकर चाहिए वो नौकर तैयार कर रही है, हम खुश हो गए। तो मेरे बेटे को 10 लाख का, मेरे को 15 लाख का पैकेज मिल रहा है। जस्ट प्रिपेयर या रेडी टू नेक्स्ट जनरेशन स्लेव। एक नई पीढ़ी और नए तरीके का उपनिवेशवाद में हम अपने बच्चे को सिर्फ आर्थिक उपलब्धि के लिए झोंक रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, तो मैं अशोक जी, आपने मुझे इनवाइट किया पूरे समूह ने, मैं आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों का, आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथी जब कभी इंदौर महुआ करौली से गुजरे, मैं उनका स्वागत करूंगा, मुझे फोन करें, मैं परिसर में होऊंगा, मेरे साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और फिर इस चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं, उन विषयों को हम निरंतर चर्चा चिंतन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत कभी हारी है, जज्बा है परिवर्तन का समाज में, इसीलिए इस शिक्षा ज्योति का सफर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।